हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में सर्वम केयर इंस्टीट्यूट का आज प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में सारे टीचरों ने बताया है कि लास्ट के 40 से 50 दिनों में, लास्ट के 45 दिनों में तुम्हें किस तरह से पेपर को मैनेज करना है और किस तरह से अपने सिलेबस को मैनेज करना है और लास्ट के दिनों में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर इसमें एडिशन ने बताया 53% सिलेबस से हमेशा क्वेश्चन आता है, लेकिन 47% से कभी क्वेश्चन नहीं आता, तो वो 47 को कैसे अवॉइड करना है। और बाकी टीचरों ने बताया तुम्हें स्लीप साइकिल अपना कैसे मैनेज करना है और तुम्हें क्या बायोलॉजी में क्या पढ़ना है और शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनाना है। जैसे सर ने बताया कि ऑर्गेनिक को तुम्हें रिएक्शन को मैकेनिज्म को एनसीईआरटी से कैसे कवर करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे आशीष बंसल सर ने इनऑर्गेनिक का ट्रिक बताया कि इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन से कैसे असरसन रीजन का क्वेश्चन बनता है। तो इस वीडियो में पूरी एंड तक देखना तो तुम्हें पता चलेगा वीडियो में क्या टीचर ने बताया, ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखना। और दूसरी बात की बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक सारे टीचरों ने बताया है कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स किस तरह बनाना है और तुम्हें सारे इस वीडियो को एंड तक देखना। तो वीडियो में एंड तक और एक और बात बताना चाह रहा हूँ, इस वीडियो में तुम्हें ये भी देखने को मिलेगा कि परवेज खान सर ने ड्यूरिंग प्रोग्राम इफ्तार भी कर लिया उन्होंने। और दूसरी बात ये भी देखने को मिलेगा, और इस वीडियो में मैंने वो क्लिप हटा चुकी है। जो एक टीचर आए थे वो टीचर नहीं थे, वो एक डॉक्टर थे जिनको बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने उतना अच्छा मतलब इंट्रोडक्शन और अपना लेक्चर नहीं दे पाया, इसलिए मैं उनका उसको क्लिप को हटा चुका हूँ। क्योंकि यार वो कह रहे हैं इनऑर्गेनिक में तुम्हें फार्मूला मिलेगा, यार वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, इसलिए मैं उनका क्लिप हटा चुका। अगर तभी तुम्हें क्लिप चाहिए होगा तो तुम्हें इस कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, मैं तुम्हें इस क्लिप भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली। हाँ जी, तो आज की ये थीम आपको समझ में आ गई होगी। आपका जोश, आपका जुनून और सर्वम टीम, तो जीत निश्चित। और हम आपके साथ लगने को पूरी तरह तैयार है, ये टीम पूरी तरीके से रेडी है। बस आप इसी तरीके से हमारा हौसला बढ़ाए रखें ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। एक बार जोरदार ताली। जितना आप हमें चाहते हैं उस हिसाब से तालियां बजनी चाहिए। ये माहौल पूरे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए कि हम सर्वम टीम के शिष्य स्टूडेंट आ रहे हैं। चलिए साहब, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, इस छोटे से प्रोग्राम में हम आपसे वो बातें करेंगे जिनसे आपको ये लास्ट 45 डेज में अपने सपनों की मंजिल मिल जाएगी। जी हाँ, आपको अपना सपना पूरा करने का, अपना टॉप कॉलेज लाने के लिए ये जो लास्ट 45 डेज होते हैं उसके लिए किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या करना है उसके लिए आज हमने ये सेशन रखा है। अब सबसे पहला पॉइंट तो है, अगर जोश आपका बना रहना चाहिए, जुनून आप में बना रहना चाहिए, पर ये दोनों चीजें डिसिप्लिन के साथ होनी चाहिए। तो प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुल करना है। जिस तरीके से हम जान लगा के पढ़ाते हैं ना, वैसे आप इस प्रोग्राम में जान लगाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए अब प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ, कुछ बात करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम हमने रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर वो बातें बताने के लिए कि किस तरीके से लास्ट टाइम पे आप लोग तैयारी करें और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें। आप ये सोच के चलें कि यार ऐसा नहीं है कि मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता हूँ, यार मेरा तो अभी बहुत सिलेबस बचा है, मेरे टेस्ट पेपर में ये मार्क्स आ रहे हैं, कम मार्क्स है तो मैं इसको इम्प्रूव नहीं कर सकता। क्या सब कर सकते हैं। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात। तो आज 17 मार्च से 4 मई तक सिर्फ कोशिश होगी मंजिल पाने की, ताकि हमसे सब घबरा जाएं। ऐसा ही होना चाहिए और ये आपको करना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा अपने साथ। आप अगर एक बात ये ठान लो कि यार मुझे तो करना है, आई कैन डू इट, तो मैं गारंटी दे रहा हूं
कोई आपको नहीं रोक सकता, आपको रात दिन एक करना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं, यह हमारा आपसे वादा है। आपके लिए हर पल तक साथ है, हर क्वेश्चन के लिए साथ है, सुबह शाम रात दिन जब आप दोनों साथ है। लेकिन आप हमारे साथ रहो, आपका जोश और जुनून बरकरार, तो जोश जुनून के मिश्रण में सर्वम तब बनेगा जीत, और वो है आपके लिए आज हम तैयार। कंफर्म? देखो, सक्सेस अगर करनी है तो फिर सोचना नहीं है, सफल बनना पड़ेगा। और सफल बनना का मतलब यही होता है, व्हेन योर सिग्नेचर बिकम ऑटोग्राफ, दिस इज कॉल्ड सक्सेस। सिग्नेचर सबको दिए हैं, ऑटोग्राफ चुनिंदा भी होते हैं, तो आपको अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदलना पड़ेगा। आ गया वो समय सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदलने का। आर यू रेडी? आप जोश में अभी दम ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है यार? आर यू रेडी? जोश जुनून बिल्कुल बरकरार। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत हंसमुख स्माइल के साथ जो डॉक्टर बीमारी दूर करते वही सक्सेसफुल है। चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं, होगा या नहीं होगा बात की बात है। अगर हम मंजिल मिले या नहीं मिले, मेरी बात पे याद रखना हमेशा। श्योर? अपनी तरफ से बेस्ट करना है। ये लास्ट 45 डेज पूरी तरीके से जान लगाने हैं। श्योर? अपने कोई कमी नहीं छोड़नी है, अपने आप को पूरी तरह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आई कैन डू इट, बी पॉजिटिव, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा नहीं होगा तो किसका होगा भाई? मैं शानदार पढ़ रहा हूँ, मैं इतने समय से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास एकेडमिक एक्सीलेंस की टीम है, और मेरे साथ मेरे पेरेंट्स का पूरा आशीर्वाद है। बस ये दुआएं बनाए रखना, और 100% अपने कॉलेज की तरफ ध्यान रखना। जरा सा भी लगने लग जाए तो सिर्फ अपने कॉलेज की तरफ देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये इसके लिए कि किस तरीके से लास्ट 45 डेज में तैयारी करनी है, इसमें मैं सबसे पहले फिजिक्स की तैयारी कैसे होगी, मुझे पता है आप सबका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे पता है आपको बिल्कुल जरूरत नहीं कि फिजिक्स में कैसे पढ़ना चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए आपके फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स में लास्ट 45 डेज में कैसे तैयारी करनी है, इसको बताने के लिए सर्वम टीम के यस मेंबर्स परवेज खान सर और एजी सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आशीष सर। इतना खूबसूरत नज़ारा मुझे देखने को मिल रहा है। और आशीष सर, जब आशीष जब भी मैं बोलता हूँ आशीष सर, तो आप कंफ्यूज होते 4 आशीष हमारे साथ, और 4 आशीष का आशीष तुम्हारे साथ। तो मैं फिजिक्स आने से पहले एक छोटा सा कोट करूंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कोट को अपनी टेबल के सामने लिख लें। आज के बाद आज आप जाके अपने टेबल के सामने लिखेंगे, मुझे मेरे माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है। तो समझ में आया क्या लिखना? मुझे मेरे माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है। उसको रोजाना पढ़िए, 101% आप कामयाबी की तरफ बढ़ जाएंगे। उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। तो हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। कुछ पॉइंट पे मैं बात करूंगा, कुछ पॉइंट आशीष सर बात करेंगे। मैं 2-3 पॉइंट पे बात करना चाहूंगा। एक तो एनसीईआरटी पे बात करूंगा, एक शॉर्ट नोट को कैसे रिवाइज करें उसकी बात करूंगा, जो जरूरी चीजें उनकी बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी की। देखो एनसीईआरटी अक्सर बोला जाता है कि जितने भी लोग हैं बायोलॉजी के, हम सब जानते हैं एनसीईआरटी को फ्रीक्वेंटली पढ़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स के लोग उसको अवॉइड करते हैं मैक्सिमम जगहों पर। सर्वम की टीम, क्योंकि अभी नई नई टीम आपके सामने आई है, टीम बहुत पुरानी है पर एक्सपीरियंस सर्वम का जस्ट नाम नया है। आज के बाद कोटा की हर टीम को फिजिक्स में भी एनसीईआरटी करना कंपलसरी कर देंगे। हमारा सिलेबस एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी क्यों ना पढ़े, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट लास्ट के 30 डेज में, मैं 45 डेज की बात नहीं कर रहा हूं, लास्ट के 30 डेज में आप लोग ईमानदारी से एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे निकालेंगे। जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, क्या हम एटलीस्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं? बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने के बाद दूसरा नंबर आता है पॉइंट्स टू काउंटर। पॉइंट्स टू काउंटर से अक्सर स्टेटमेंट और रजत से रिलेटेड सवाल बनते हैं, हम सारे नहीं पढ़ेंगे। मैं 11th के टॉपिक्स की बात करता हूं, 12th के टॉपिक्स की बात करता हूं। किन किन चैप्टर्स के पॉइंट्स टू काउंटर पढ़ना याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 11th में अगर हम बात करेंगे, मैकेनिक्स के आपको पॉइंट्स टू काउंटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैकेनिक्स का कोई भी पॉइंट्स टू काउंटर हम लोग रीड नहीं करेंगे। थर्मल फिजिक्स का पॉइंट्स टू काउंटर पढ़ना है, एसएचएम वेव्स का पढ़ना है, फ्लूइड मैकेनिक्स का पढ़ना है।
बहुत क्लियर है, बहुत आसान चीज है। थर्मल फिजिक्स पढ़ना है, एसएचएम वेव्स पढ़ना है और जो अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हैं, सॉलिड एंड फ्लूइड्स, उसका पढ़ना है। यह पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट 11th में करेंगे। 12th की अगर मैं बात करूं तो आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कौन कौन सा? मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसका पढ़ेंगे पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ेंगे, मॉडर्न का पढ़ेंगे और सेमीकंडक्टर का पढ़ेंगे। इनके पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को एक बार रीड करने के बाद शॉर्ट नोट बना इनको रिवाइज करें। दूसरी बात करता हूं कैसे रिवीजन करना है। लास्ट के दिनों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम बहुत सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऑलमोस्ट 77 चैप्टर्स हैं, और जब मैं शुरुआत से रिवाइज करता हुआ आगे तक जाता हूं तो लगभग पीछे का भूल जाता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं डीमोरलाइज करता है। तो इस वक्त हमारे शॉर्ट नोट बड़े काम आते हैं। जिनके बना ली अच्छी बात है, जिनके नहीं बनाए लास्ट रिवीजन में एटलीस्ट बना लें। आप बेटा कम से कम 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा बायोलॉजी और 1 घंटा केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स रोजाना रिवाइज करें। उससे आपके दिमाग में एक पॉजिटिविटी रहती है, फॉर्मूलाज आप नहीं भूलते, जो डायरेक्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसलिए रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स को डेली रिवाइज करना कंपलसरी है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या हम आज के बाद शॉर्ट नोट 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी डेली रिवाइज करेंगे? बहुत बढ़िया। तीसरी बात जो मैं बहुत जरूरी करने वाला हूं, मैं अपना पॉइंट्स बताता हूं जो मैंने मेन किया था वो, उसके बाद मैं जी सर को माइक हैंड ओवर करूंगा। लास्ट के दिनों में फिजिक्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो मेरे मेजर चैप्टर्स जो मेरे वीक हैं, अभी 45 डेज का टाइम बाकी, पहले आप अपने जो मार्च वाला टाइम है ना, हमारा 14 दिन का टाइम है, इस 14 दिन के टाइम में आपके जो वो चैप्टर हैं जो बड़े और कमजोर हैं, सबसे पहले उसको हिट करें। जो इसी चैप्टर को बाद में लेंगे, उसमें गैप लग भी जाएगा तो इसी चैप्टर अगर बाद में ही पढ़ेंगे तो 101% कॉन्फिडेंस के साथ रिवाइज कर पाएंगे, कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। जो कमजोर चैप्टर मेरा था और जो लेंथी चैप्टर था, अगर उसको बाद में लूंगा वो आपको नेगेटिविटी से भर देगा और आपने जितना भी याद किया होगा, पढ़ा होगा, वो भी भूल जाओगे। इसलिए मार्च का जो टाइम विंडो है 15 दिन का, 14 दिन का, कम से कम कोशिश करें कि मेरे वीक चैप्टर्स को मैं समराइज कर लूं और उनको बहुत अच्छे से करूं। याद रखिएगा, बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं, मैं ये सारा स्टडी सेजी सर के साथ लेके आऊंगा YouTube के ऊपर। आपको यकीन नहीं होगा, पिछले 10 सालों में पूरे सिलेबस में से ओनली एंड ओनली 53% पार्ट से सवाल आए। कितने से आए? 47% से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। तो वो 53% पार्ट कौन सा है, इसका हम एजी सर दोनों डिटेल वीडियो बना के डाल देंगे, जिसको आपको लास्ट दिनों फोकस करना। नाउ एजी सर एक्सप्लेन कैसे करना। थैंक यू परवेश सर। तो अभी तक जो परवेश सर ने समझाया उसको मैं पहले शॉर्ट रिव्यू कर देता हूँ। पहला पॉइंट एनसीईआरटी को तवज्जो देनी है। साल भर आपने पढ़ाई करी हम लोगों से, आपको पता है एनसीईआरटी हमने सीरियसली हर चैप्टर की करवाई है, तो एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से करना है। शॉर्ट नोट्स की एक अलग अहमियत है, वो सर ने आपको समझाई। अब कुछ 2 पॉइंट्स और हैं, उन पे अपन चर्चा करते हैं। पॉइंट ये है कि फिजिक्स में ज्यादातर बच्चे संघर्ष लगे रहते हैं कि सर फिजिक्स में स्कोर कैसे इंप्रूव किया जाए, क्या किया जाए। तो मैं आपको 6 टॉपिक ऐसे बता रहा हूं जिससे 50% पेपर आता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, फिर से सुनिए। 6 टॉपिक ऐसे हैं जिससे 45 से 50% पेपर आता है, उनको नोट करिएगा, टेलीग्राम पे भी लिख के डालूंगा आज। पहला टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, तीसरा सेमीकंडक्टर, चौथा मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हैं 12th के टॉपिक। 11th के बोल रहा हूं, यूनिट एंड डायमेंशन, छोटा चैप्टर है, 3 सवाल देता है। रोटेशनल पढ़ाने में हमें 14 लेक्चर लगते हैं, तब जाके 3 सवाल बनते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन 2 दिन में पढ़ते हैं और 3 प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। मुद्दा है स्कोर बढ़ाने का। तो यूनिट एंड डायमेंशन पहला, काइनेमेटिक्स 2 से 3 सवाल, छोटा चैप्टर, जल्दी तैयार होता है। तीसरा थर्मल फिजिक्स। तो अगर आप इन 6-7 टॉपिक जो मैंने बोले हैं इनको जोड़ोगे 22 से 23 सवाल आते हैं। 22 से 23 बोले तो लगभग मोटा मोटा 45 से 50% पेपर। तो पहली बात ध्यान रखनी है, ये उन बच्चों के लिए जो ऐसा भी परेशान हो रहे हैं कि सर मुझे अभी फिजिक्स में एकदम से स्कोर बढ़ाना है, मैं थोड़ा सा भी फिजिक्स में संघर्ष कर रहा हूँ, फिजिक्स को लेके थोड़ा लो फील करता हूँ। पहले इन 6 टॉपिक को करिए, अपने नंबर 24 से 25 सवाल को पहले लॉक करिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। ये 24-25 सवाल आपको कॉन्फिडेंस देंगे, अगले 5 सवाल के लिए फिर तैयार होंगे, फिर अगले 5 सवाल के लिए तैयार होंगे। इस तरह से अपन आगे बढ़ेंगे। तो पहला हो गया मेन की टॉपिक। दूसरी हम सभी जानते हैं
जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबसे अहम रोल होता है PYQ का। PYQ को ईमानदारी से अभी समय है, आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन सर मुझे 30 साल के करने हैं, 35 साल के करने नहीं। लास्ट 10 इयर्स के PYQ ईमानदारी से करिए। अगर आप ऑन एन एवरेज मानोगे तो 45 इंटू 10 कितने हो गए? 450 क्वेश्चन पर डे। अगर मैं 20 से 25 क्वेश्चन भी करूंगा, एक महीने में मैं 10 साल के पूरे PYQ बढ़िया तरीके से कर सकता हूं। टिक नहीं लगाने, बढ़िया तरीके से। अगर उसमें हल्का फुल्का भी परिवर्तन हो जाए तो मैं उसको समझ सकूं और पेपर में सही कर सकूं। अगली लाइन सुनिएगा, लगभग 70 से 80% सवाल, 70 से 80% सवाल PYQ या PYQ से डिराइव्ड आते हैं। अगर वो लैंग्वेज, वो कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया है, आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। 3 शब्द हैं, एक होता है डर, एक होता है हौसला और एक होता है फतह। फतह समझते हैं क्या होता है? फतह क्या होता है? फतह का मतलब होता है जीत, विजय पाना। तो 3 शब्दों को कनेक्ट कर रहा हूं और फिर एक साथ बोलेंगे, पहले मुझे सुनेंगे। डर को तो कम कर, डर को कम कर, हौसले को बुलंद कर और नीट को फतह कर। आइए एक बार रिवाइज करेंगे। डर को कम कर, हौसले को बुलंद कर और नीट को फतह कर। इसी सोच के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ हम सब लोग आपके साथ हैं। खूब पढ़िए और सबसे ऊपर है खुश रहिए। खुश रहेंगे ना, सब कुछ मैनेज कर लेंगे। सारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, काफी आपको पता भी है, पर इन सबसे ऊपर है खुश रहिए। जितना खुश रहेंगे चीजों को अच्छे से प्लान कर पाएंगे। और लास्ट एक छोटा सा पॉइंट, एक और तो फिर उसके बाद तालियां बजाएंगे। लास्ट पॉइंट, एक अभ्यास टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के पेपर अभी आपके हाथ में फोल्ड करा हुआ है। इसको घर जाके ना एनालाइज भी करना है। ये फोल्ड करके ना ड्रॉअर में नहीं डाल देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाले फुल सिलेबस टेस्ट आएंगे, आप ईमानदारी से एक बात को लॉक कर लें, जो पेपर आपको दिया जा रहा है ना, अगले 24 घंटे में ये पेपर मुझे पूरा आना चाहिए। आज 400 नंबर आए, 450 आए, 600 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगले 24 घंटे में प्रॉमिस करिए कि भैया मुझे ये 180 सवाल 100% आने चाहिए। जो सवाल गड़बड़ है वीडियो सॉल्यूशन देखिए, आपस में डिस्कस करिए, हमसे पूछिए, पर घड़ी में टाइमर लगा लीजिए। 24 घंटे बाद ये पेपर मुझे 100% आना चाहिए। अगर आपने 3-4 बातें समझ ली, यकीन मानिए बहुत अच्छा होगा। और विश यू ऑल द बेस्ट। वापिस से वही, डर को कम कर, हौसले को बुलंद कर और नीट को विश यू ऑल द बेस्ट। लास्ट मैसेज उन बच्चों के लिए जिनकी फिजिक्स बहुत कमजोर है, फिजिक्स से डरते हैं। एजी सर ने आपको बताया कि लगभग 45 से 50% कंटेंट कहां से पूछा जाता है, राइट? उसके अलावा जो चैप्टर्स हैं उस पे हम एक वीडियो बना के देंगे कि उसको मिनिमम से मिनिमम क्या आप तैयार कर लेंगे, आपके जो सवालों का नंबर है वो एटलीस्ट 35 से 40 पे चला जाए फिजिक्स में, और कम से कम फिजिक्स हमारा सिलेक्शन ना रोके। ठीक है, तो बेटा 45 से 50% कंटेंट तो वो तो बहुत अच्छे से आने चाहिए। बाकी में कम से कम क्या कर ले कि हमारा काम बन जाए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में सेक्रेटरी है, जो आज हमारे रिक्वेस्ट के साथ स्वागत करें डॉक्टर दीपक गुप्ता। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करने के लिए एजी सर और जेसी सर को इनवाइट करना चाहूंगा एक मिनट। सर
नमस्कार सभी को। पीछे से आवाज नहीं आ रही। जो लोग पीछे बैठे हुए अपने आप को बैक बेंचर्स न समझें, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम अपने आप को बैक बेंचर समझ लेंगे तो हम बैक में चले जाएंगे और 45 दिन हमें पता ही लगेगा कब निकल गए। जैसा अभी मेरे पहले जितने भी यहाँ के शिक्षकगण थे उन्होंने अपना आपको संवाद दिया और उसमें बताया कि कैसे लास्ट के 45 दिन निकालने हैं और नीट पे जोश को जगाकर फतेह करना है। मैं इन टीचर्स को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इस प्रोग्राम में आप सबके बीच मुझे बुलाकर मुझे अपनी 25 साल पुरानी यादें ताजा कर दी है। जब हम भी कोचिंग में पढ़ा करते थे और कोर्स हमने भी किया है। क्रैश कोर्स का चलन काफी पुराना है, लेकिन उस समय क्रैश कोर्स में पास होना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज की तारीख में तो ये है कि बच्चा जब 12th के साथ सेलेक्ट होता है तो उसको, और बच्चा जब 12th के साथ सेलेक्ट नहीं होता तो वो अपने आप को ऐसा समझने लग जाता है कि यार मेरा और अब यहाँ से ऐसे कैसे चलेगा? अपने अंदर फुल एनर्जी के साथ, हाँ बिल्कुल कर लूंगा। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो। तो बस रेडी हो जाओ, बिल्कुल। चलिए अब हम करते हैं गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सब अपने लिए तालियां बजाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, और बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, ठीक है। बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इस टाइम पर स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि सर इतनी सारी रिएक्शंस हैं और इतनी सारी रिएक्शन है, लेकिन मैकेनिज्म्स बताने का रीजन ये होता है कि उससे रिएक्शंस आपको याद रखना आसान हो जाती है। आप ये मानकर चले कि रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में 90-95% क्वेश्चन जो होंगे वो नेट रिएक्शन पर बेस्ड हो, ठीक है। तो जो नेट रिएक्शंस आपको डायरेक्ट याद हो गई है, ठीक है, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई नेट रिएक्शन आपको डायरेक्ट याद नहीं हो पा रही है तो फिर आप उसके मैकेनिज्म जरूर देखें, क्योंकि मैकेनिज्म को पढ़ने के बाद में नेट रिएक्शन याद रखना आसान हो जाता है। क्योंकि ये मानकर चलो कि अगर आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, उसमें से पढ़ने के बाद में 100% याद ना भी रहे तो 20-25% तो हमें याद रहता ही है। तो अगर आप रिएक्शन को मैकेनिज्म के साथ पढ़ लोगे तो उसका 20% कम से कम नेट रिएक्शन तो है वो तो आपके माइंड में रहेगा। तो मैकेनिज्म आपको इसलिए पढ़ना है ताकि नेट रिएक्शन आपको याद रह जाए। एक पॉइंट ये, नेट रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ज्यादा क्वेश्चन उसी पर बेस्ड आते हैं तो उसी पर फोकस करना है। हाँ, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा कि एनसीईआरटी में जिन रिएक्शंस की मैकेनिज्म्स दी हुई है, एनसीईआरटी में जिन रिएक्शंस की मैकेनिज्म्स दी हुई है, उन मैकेनिज्म्स को एक बार बहुत अच्छे से देखना है। मतलब वो मैकेनिज्म्स भी हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं या असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस वहां से फ्री हो सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सर एनसीईआरटी हमें कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। क्या आपने एनसीईआरटी को कवर नहीं किया है? तो एनसीईआरटी को हमने बिल्कुल 100% कवर किया है, ये बात सही है। लेकिन एनसीईआरटी को जब हम कवर करके आपको कंसेप्ट डिलीवर करते हैं या नोट्स जो आपको लिखवाते हैं, उसमें हम एनसीईआरटी के लैंग्वेज को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको लिखवाते हैं, ठीक है, जिसको पढ़ना और समझना आपके लिए आसान होता है। लेकिन उसी कंसेप्ट को जब आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो वो एनसीईआरटी से आप सेम कंसेप्ट को रिलेट नहीं कर पाते। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेम कंसेप्ट को आप एनसीईआरटी से भी रिलेट कर पाए। मतलब जो कंसेप्ट हमने आपको दिया है उस कंसेप्ट को आप एनसीईआरटी के लैंग्वेज में समझ पाए, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पर आपके पास क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा नहीं है। 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, दैट्स इट। तो 1 मिनट का आपको एनसीईआरटी के लैंग्वेज समझ में आना चाहिए उस क्वेश्चन की। इसलिए एनसीईआरटी की थ्योरी को आपको जरूर पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास टाइम है। अगर किसी ने एनसीईआरटी को 0 रखा है अभी भी, तब भी वो पढ़ सकते हैं। अगर आपने कुछ भी एनसीईआरटी को पढ़ा है तो आपके लिए बोनस है।
इसलिए एनसीईआरटी को हमें नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी को बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि एआर बेस्ड क्वेश्चन मानकर चले 100% क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होंगे, और जिसने एनसीईआरटी पढ़ी वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और एआर बेस्ड क्वेश्चन में गलती नहीं करेगा। हमारे नोट्स पढ़े तो अपनी केमिस्ट्री में बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट, हमें बिल्कुल नेट रिएक्शंस पर फोकस करना है। जो रिएक्शंस नेट रिएक्शंस याद नहीं हो रही है, उन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को पढ़ना है, वो मैकेनिज्म्स हमें अच्छे से याद होनी चाहिए जो एनसीईआरटी में दी हुई है। तीसरा पॉइंट, एआर बेस्ड क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ना जरूरी है, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। हो सकता है एनसीईआरटी में आसान क्वेश्चन हो, लेकिन आप ये मानकर चलो कि आसान क्वेश्चन में ही आप गलती करते हो, इसलिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हमें करने। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते टाइम आप बिल्कुल सीक्वेंस में क्वेश्चन करिए, क्योंकि वो आपको सिखाता है कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि इजी क्वेश्चन के बाद में इमीडिएट क्वेश्चन टफ हो सकता है, या बहुत टफ क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इजी भी हो सकता है। आप ये मानकर चले कि 4 टफ क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में किए, सीक्वेंस में अगर 4 टफ क्वेश्चन आ गए, और 5वां क्वेश्चन अगर ये आ गया कि CH4 का IUPAC नेम क्या है, CH4 का IUPAC नेम क्या है, आप 4 बार पढ़ोगे उसको, कम से कम 4 बार पढ़ोगे ये रनिंग, इसमें कुछ तो स्पेशल पूछा होगा, इतना आसान तो नहीं हो सकता। बस क्वेश्चन बनाने वाले का वहीं पर काम कंप्लीट, क्योंकि उसको तो आपका टाइम खराब करवाना था। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है, इजी टफ, बहुत टफ, बहुत इजी, ये एनसीईआरटी आपको सिखाता है। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप करिए। मैं कुछ टॉपिक्स के नेम आपको बोल रहा हूँ, लास्ट पॉइंट, उसी से फिर मैं ये माइक हैंड ओवर करूंगा बंसल सर को। तो अब इसके बाद में आप ये मानकर चले, आइसोमेरिज्म, मैं टेंटेटिव बात कर रहा हूँ, देखो आइसोमेरिज्म में से क्वेश्चन आप मानकर चले, जीओसी 1 में से 2 से 3 क्वेश्चन आप मानकर चले, जीओसी 2 में से आप 6 से 7 क्वेश्चन मानकर चले आपके आएंगे, नेम रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन एक आप मानकर चले, बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन आप मानकर चले, 13, 14 या 15 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आप मानकर चलाएंगे। इनमें से आपको इस तरह से कवर करना है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप माइंड में रखें, और 45 डेज में आप अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखें। उन स्टूडेंट से, उन लोगों से, उस प्लेस से, उस जगह से, उस एनवायरनमेंट से दूर रहें जो आपको नेगेटिव सोचने के लिए मोटिवेट करता है। बिल्कुल हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है, उस जगह को आप छोड़ दीजिए। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने ईगो को 4 मई तक दूर फेंक दो, एकदम दूर फेंक दो। ईगो रखना ही नहीं है। तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, आधा घंटा उससे लड़ाई की, 4 घंटे अपने खराब किए। बिल्कुल ईगो को जेब में रख दो, या जेब में रख के उसको दूर फेंक दो, जो करना है वो कर दो, लेकिन ईगो आपके पास नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बनने के बाद में ईगो इतना रखो कि सामने वाला डर जाए आपसे। गुड इवनिंग। ईगो तो साइड पर रखना है, और साथ में एक ही क्वेश्चन के साथ दिल भी नहीं लगाना है। तो एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आया पेपर में, और जैसे मान लो मेरा चैप्टर बहुत अच्छा है, कोई जैसे एंटिक्स की बात करें कि हमारा केमिकल एंटिक्स बहुत अच्छा तैयार था, और पेपर में जो क्वेश्चन आया बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे, और केमिकल एंटिक्स का क्वेश्चन सबसे टफ आ गया, और वो भी सबसे पहले नंबर पे आ गया। अब सोचो क्या करेंगे, हम उस लड़ाई लड़ेंगे कि यार ये चैप्टर मेरा इतना बढ़िया है, ये क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, और हम क्या करते हैं 5 से 10 मिनट उसमें खराब कर देते हैं। ये काम हमको नहीं करना है, इसका मतलब क्वेश्चन को दिल से नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखा जाए। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन टफ हो सकता है, कोई भी आसान हो सकता है। अच्छा, कोड होते हैं तो अलग अलग बच्चे का अलग अलग कोड होता है, ये भी तो होता है ना। पास में जो बच्चा बैठा हुआ है उसका कोड अलग है, और वो तो धमाधम क्वेश्चन बनाया जा रहा है। हो सकता है उसके फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आसान हो, हमारे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन टफ हो। तो हम ये सारी चीजें ध्यान रखें। हो सकता है कि अभी वो कर रहा है, थोड़ी देर बाद वो भी अटक सकता है। समझ में आ रही बात तुमको? क्लियर है पॉइंट? तो क्वेश्चन को दिल से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा बनाएंगे, दूसरा भी नहीं आ रहा तो उसके बाद तो हमको आएंगे इसे। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए ना, आप मान के चले जब सेकंड राउंड में पेपर बनाएंगे वो आपसे आराम से बन जाएंगे। चलो जी, हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या काम करें? सबसे पहली बात, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने से नहीं होगी जब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे खुद से, आपसे एग्जाम में सवाल नहीं बनने वाले हैं। अगर आप सोचें कि रजिस्टर में लिखा हुआ है कहीं पे सॉल्यूशन है, क्वेश्चन को पढ़ ले हमारा काम हो जाएगा, तो नहीं होने वाला, ये गलत फहमी है। आपको पढ़ते समय बहुत अच्छा लगेगा, क्या स्टेप हो गई है, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, पर एग्जाम में बेटा मान के चलना आपसे वो क्वेश्चन कितना भी आसान है आपसे नहीं बनने वाला है। तो जब तक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस नहीं करें, पेन और पेपर पे नहीं लिखेंगे, तब तक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो क्या हर क्वेश्चन को हम लिख के सोल्व करके देखेंगे? क्या रीडिंग लगाएंगे? रीडिंग नहीं लगानी है,
अरे तुम्हारा ध्यान ही नहीं है भाई। कैसे पेपर लोगे तुम? जोश जुनून की बातें हो रही है, उसे नहीं देखो। हाँ जी, तो हर क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। बिल्कुल, जब तक सोल्व नहीं करेंगे आपसे नहीं बनेंगे। चलिए जी, अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, काम की बात कर लेते हैं फटाफट से। नंबर 1, क्लास के नोट्स। सबसे पहले क्या करना है, क्लास के नोट्स। क्लास में जितने भी क्वेश्चन करा रखे हैं सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मतलब आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नोट्स में से, नोट्स के अलावा कैसे नहीं आएगा। क्या मानते हो इस बात को? क्या नोट्स के अलावा कुछ आता है? क्या पेपर आपके पास है? तो किस बात की टेंशन है? अरे यार, जब आपको ये पता है कि इस कॉपी में वो सवाल है जो एग्जाम में आएंगे, तो फिर टेंशन किस बात की लेनी है? क्या उसकी पेपर कॉपी के बाद कुछ आता है क्या? सब कुछ उसमें से आएगा? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बस आपको ये देखना है कि जो क्लास में हमने क्वेश्चन करा रखे हैं वो आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। वो तभी आएंगे जब आप उनको लिख के सोल्व करेंगे। इस बात का ध्यान रखा जाए। नंबर 1, क्लास के नोट्स क्लियर होने चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको एनसीईआरटी करनी है। अब एनसीईआरटी में क्या करना है, चलिए जी, इसके अंदर 12th की एनसीईआरटी आपको पूरी करनी है। मतलब क्वेश्चन तो 11th 12th के सारे बनाने, उसके अलावा 12th की जो एनसीईआरटी उसकी थ्योरी की भी रीडिंग लगानी है। रीडिंग किसकी लगानी है? 12th वाली एनसीईआरटी की, जिसमें कौन कौन से चैप्टर है, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो और सॉल्यूशन, तीनों की रीडिंग लगानी है। वो इसलिए बोला कि उनकी रीडिंग लगाएंगे आपको समझ में आ जाएंगे। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो बिल्कुल गलत तरीके से लिखी गई है। आप उसको पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उसमें से केवल एक चैप्टर पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स। बाकी चैप्टर की केवल और केवल क्वेश्चन बनाने, थ्योरी केवल किसकी पढ़नी है? तो कुल मिला के थ्योरी कितने चैप्टर की पढ़नी है? 4। कौन कौन से? इलेक्ट्रो, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स और थर्मो। और क्वेश्चन सारे बनाने हैं। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद है एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर का नाम सुना आपने? करते हो उसको? क्या आसान सवाल होते हैं? आसान सवाल होते हैं, नीट में बेसिक सवाल आते हैं, तो हमको एग्जाम्पलर भी करना ही है। पॉइंट क्लियर हो गया? उसके अलावा आपने जो ये जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है इसको एकदम सीरियसली करना भाई। आपने 3 पेपर देती है, क्या लेवल को देखिए लग रहा है जैसे नीट का पेपर चल रहा हो? अच्छे पेपर आ रहे हैं क्या? अरे ऐसा थोड़ी है मैं पूछ रहा हूँ बोलना ही पड़ेगा। अच्छे पेपर आ रहे हैं? हमारी जो 20 से 25 सालों की जो मेहनत है ना सब लोगों की, ये आपकी इस पेपर में नजर आ रही है। ऐसा नहीं कि पेपर एक दिन में बन गया, इतने महीने से पेपर की तैयारी हो रही। तुम्हारे जब जाके इस लेवल का पेपर आपके लिए बना रहे हैं, एक क्वेश्चन को सोल्व करके देख रहे हैं। एक टीचर नहीं, 2-2, 3-3 टीचर उसको सोल्व करें, जब जाके आपके लिए पेपर बन के आ रहा है। मतलब इसके पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई है, वो किस लिए? आपके सिलेक्शन के लिए। पॉइंट क्लियर है? इसलिए इस पेपर को एकदम सीरियसली देना। ये मान के चलना कि आपका जो नीट का पेपर है वो उसकी 2 कॉपी आने वाला है। समझ में आई बात? तो इसको एकदम सीरियसली लेना है। तो ये होगी हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के बाद। अब आपको इनऑर्गेनिक के बारे में बंसल सर ज्ञान देंगे। नमस्कार बच्चों। बेटा आईयूसी के तो थोड़ा सा मामला फंसा हुआ रहता है, तो हाँ बहुत फंसा हुआ रहता है, वो बताने की जरूरत नहीं है हमारे को। तो उसके सॉल्यूशन बड़े सिंपल है, प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन उसका उपचार आसान है। लेकिन उस उपचार के पीछे थोड़ा लगना पड़ता है, और लगने के लिए जो रामबाण है बेटा वो तो एनसीईआरटी है। अब एनसीईआरटी में क्या करें, कैसे पढ़ें? किताब खोलो और पढ़ना स्टार्ट। जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप अंडरलाइन कर लें। अगर आपको अभी तक समय नहीं मिला या अभी इस तक स्ट्रेटेजी नहीं थी, तो अभी स्टडी करके रिवर्स इंजीनियरिंग करें कि क्वेश्चन के माध्यम से आप ये देखें कि कौन कौन सी एनसीईआरटी का पार्ट इंपॉर्टेंट था, जिसको देखकर बंसल सर ने ये क्वेश्चन बनाया है। पूरी बात ये है कि मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं जनरली कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि वहां से उठाया कॉपी पेस्ट किया। मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन बनाते समय जब नीट का क्वेश्चन बन रहा होगा तो उस पेपर सेंटर के बारे में क्या चल रहा होगा, उस समय मेरे दिमाग में ये भी रहता है कि पीवाईक्यूज क्या है, उसके दिमाग उस समय दिमाग में ये भी रहता है कि जेईई में भी कुछ क्वेश्चन कौन सा पूछा है, कौन से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। आज का भी जो पेपर हुआ है उसके अंदर भी कोशिश करिए, मैंने चाहे वो आपके टेस्ट सीरीज का पेपर हो या क्रैश कोर्स का पेपर हो, उसको अपने हाथ से बनाया और कोशिश करिए कि वो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे कैसे अटके हैं। अब वो एक किस्मत की बात है अपने, लेकिन बात यह है कि एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका रिवर्स इंजीनियरिंग का है। क्वेश्चन के माध्यम से आप करो। क्वेश्चन कौन कौन से करें? एनसीईआरटी की किताब के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 1 आप देखो आपके पेपर के अंदर, मेरा हर साल का एनालिसिस है तो मैं आराम से सोच के बता सकता हूं कि जो आईयूसी का पेपर है उसमें काफी बार ऐसा होता है कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे ही एसेशन रीजन बनाते हैं। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। उसका 75% आंसर या रीजनिंग तो उसमें दे रखी होती है,
किसी में नहीं दे रखी हो बाय द वे तो हम हैं, हमसे आके पूछो, व्हाट्सएप ड्रॉप करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। हो सकता है इंस्टेंटली ना मिले लेकिन मिलेगा जरूर। मैं वॉइस नोट होगा, मैं तो जब भी समय मिलेगा वॉइस नोट बना के दे दूंगा, लेकिन खाली नहीं जाने दूंगा किसी क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो बात ये है कि आप में अपनी थोड़ी उमंग होनी चाहिए कि नहीं हमारे को इससे सवाल पूछना है। एनसीईआरटी के इंटेक्स किए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किया। जब एनसीईआरटी इंटेक्स्ट और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे तो आपका आईओसी की बात कर रहा हूं, आपका 75 to 80% कॉन्फिडेंस ऐसे ही बूस्ट कर जाएगा। एक टॉपिक जो लगातार बच्चों को परेशान कर रहा है वो है सॉल्ट एनालिसिस। मानते हो ना इस बात को? 2 दिन की परेशानी आपकी और है क्योंकि 2 दिन के बाद ही उसका सॉल्ट एनालिसिस का यूट्यूब लेक्चर आ रहा है, ऐसा ही है ना। जो जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ है उनको तो मैं सुचारू रूप से क्रैश कोर्स की क्लास में कराऊंगा। जिन्होंने ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनको भी होगा। और एक 26 तारीख को अपना एक और ऑनलाइन क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, राइट। तो जो ऑनलाइन क्रैश कोर्स वाले हैं उसके अंदर थोड़ा ट्रंकेटेड वर्जन है, थोड़ा सा हम कम पढ़ा रहे हैं उसके अंदर, करीबन 75 से 80% पढ़ा रहे हैं, लेकिन सॉल्ट एनालिसिस तो उसमें भी होगा। तो भाई तो किसी को 26 मार्च वाला क्रैश कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर सकता है, उसके अंदर भी वो टॉपिक पूरा होगा। इसके अलावा YouTube पे पूरा होगा। यानी अगर आपकी इच्छा है पूरा करने की तो आपके पास तरीके बहुत हैं। नहीं जिसको नहीं करना होता ना उसके पास बहुत जरूरी बात है, बहाने भी बहुत होते हैं, ठीक है ना, कि इस कारण से पूरा नहीं हुआ, थोड़ा मजा नहीं आ रहा था, थोड़ा सर धीरे पढ़ा रहे थे, कहीं बोलेंगे थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया, जबकि इच्छा खुद की नहीं थी, ठीक है ना, बात किसी और पे आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके को बहाने करने के ढूंढने हैं, बहाने नहीं करने के नहीं ढूंढने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपके अभी तक जो टेस्ट हुए हैं, जो क्रैश कोर्स के टेस्ट चल रहे हैं, जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, वो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था आशीष सर ने कि उसका घर पे जाके कंप्लीट एनालिसिस करो। वो कंप्लीट एनालिसिस आपका हो जाना चाहिए। अगर वो हो गया और साथ में आपने एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस किए, एग्जाम्पलर किए, आपके जो शॉर्ट नोट्स रिवीजन प्रॉपर्ली कर लिया आपने, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत बड़ा कोई वो नहीं है आईओसी कि हम उसको बना के रखें। मतलब इसमें जो कुछ टॉपिक ट्रंकेट भी हुए यानी कटे भी हैं, उन टॉपिक्स में ध्यान रखना। एस ब्लॉक है वो कट चुका है। डी ब्लॉक के अंदर काफी ऐसा बड़ा पार्ट है जो नहीं है, जो लोगों को नहीं मालूम। आज भी लोगों की प्रॉब्लम है कि सर उसको कैसे किया जाए, तो उसका भी यूट्यूब पे उसका पूरा की पूरा आएगा, ठीक है ना। तो सॉल्ट एनालिसिस भी यूट्यूब पे होगा, डी ब्लॉक भी यूट्यूब पे आएगा, पी ब्लॉक भी यूट्यूब पे आएगा। उसको आप मिस मत कीजिएगा, उसको ढंग से देख लीजिएगा। जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं वो तो क्लास अटेंड करेंगे। उनको ऐसा नहीं कि उनको ये बोल रहा हूँ जाओ यूट्यूब पे चल जाना, ठीक है ना। वो तो क्लास अटेंड करेंगे, लेकिन बाई द वे जो क्लास में नहीं जुड़ पाए उनके लिए वो यूट्यूब वर्जन रहेगा, राइट। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इन तीनों में से कुछ आया अभी? जोश, जुनून और जीत में से क्या आ चुका है? तीनों आ चुके हैं। ये नाम मालूम है किसने रखा है? ये जैसी सर ने रखा है, क्योंकि हम सर्वम में क्या है ना कि 4 ए है, 4 आशीष है तो 4 ए है। तो इन्होंने कहा कि यार जे तो कहीं है नहीं, ठीक है। तो आज ऐसा नाम रखा कि उसमें जे दिख रहा है आपको। जे फॉर जितेंद्र, जे फॉर जोश, जे फॉर जुनून और जे फॉर जीत। चलिए अब लास्ट सब्जेक्ट हमारा बचता है बायोलॉजी, और बायोलॉजी 50%, ठीक है। 360 आउट ऑफ 360 कैसे लाया जाए, उसके लिए 3 दिग्गज जबरदस्त डायनेमिक फैकल्टीज को मैं बुलाया। सर, आशीष वाजपेयी सर, डॉक्टर आशीष माहेश्वरी सर। चलिए साहब, बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों का जोश जुनून देखकर तो हमें लग रहा है एक बार नीट हम भी दे लें। तो चलिए साहब, बायोलॉजी को लेकर बात करते हैं और अब बहुत आराम से। हालांकि गलती होगी, आपको कहना चाहिए था कि कॉपी पेन लेकर आओ, इतने सारे पॉइंट्स बोले आपकी मेमोरी में रहेंगे नहीं रहेंगे, पर हम लोग लिख भी लो, लाइव भी चल रहा है और रिकॉर्डेड भी आएगा। चलिए, पेपर में लिख रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आधा सिलेक्शन तो वैसे ही हो गया। अब आप सुनना बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी में रामबाण अवस्थी कैसे भी जाए, हम बायोलॉजी की प्रैक्टिस को किस तरह से करें, इसके लिए सबसे पहले हमें बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स को अपने सामने लाना होगा।
सारे टॉपिक्स अगर हमारी आंखों के सामने है तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। पहले हमें उन टॉपिक्स को, अभी हमारे पास टाइम है, उन टॉपिक्स को सेलेक्ट कर लेना है जो हमारे वीक पोर्शन में काउंट हो रहे हैं। पहले उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है, अभी उसका तुरंत एनसीईआरटी रिवीजन करना है। एनसीईआरटी रिवीजन करने के साथ साथ उसके डाउट्स को मार्क कर लेना है, और डाउट्स मार्क करके आप क्लास में या तो सक्षम क्रैश कोर्स में आ रहे हैं या टेस्ट सीरीज के लिए आ रहे हैं, जैसे ही आप आए रिलेटेड टीचर से उसको पूछ लेके और उसको क्लियर करके अच्छे से उस टॉपिक पे हमारी कमांड बनानी है। साथ के साथ रिवर्स मैकेनिज्म भी हमें यूज करना पड़ेगा। मतलब जो टॉपिक हमारे स्ट्रॉन्ग है, जिनको हम 3 से 4 बार एनसीईआरटी से नोट से पढ़ चुके हैं, उसको हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट उसके क्वेश्चन उठाएं, और क्वेश्चन उठाकर आपने मान लीजिए 50 क्वेश्चन उठाए तो आपने 20 मिनट का अलार्म लगा लिया अपने मोबाइल फोन में और तुरंत 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब वहां पर हो सकता है कि कुछ 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो गए हों, तो गलत क्वेश्चन का क्या हमें अभी आंसर देख के लगा लेना चाहिए? अरे बोलो भाई, नहीं, हमें उसका आंसर देखना, हमें उसके एनसीईआरटी पे जाना है कि ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया, मेरा कौन सा कंसेप्ट वीक रह गया, क्या ये बात मैंने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी? तो उन बातों को हमें ध्यान में देकर उसे दोबारा देखना है और वो कंसेप्ट हमें क्लियर करना है। और अगर इस तरह से हम करेंगे तो हमें एक भी कंसेप्ट नहीं बचेगा। बच्चों, आप एनसीईआरटी को पढ़ना है, लेकिन आपका पढ़ने का तरीका बदल जाना चाहिए। एनसीईआरटी रीड करने के लिए अब आप हर पैराग्राफ पढ़ते टाइम एक पैराग्राफ रीड किया, रुक जाओ, अब वहां पर देखो कि इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पैराग्राफ से क्या पूछा जा सकता है, ये आपको वहां पर ध्यान देना है। और उस पैराग्राफ से क्वेश्चन फ्रेम खुद के मन में करो। और जैसा अभी एबी सर भी बता रहे थे कि पैराग्राफ में कौन सा ओनली वाला स्टेटमेंट है, कौन सा ऑलवेज वाला स्टेटमेंट है, कहां पर नॉट लिखा है, उसे मार्क कर लीजिए। बच्चों, शॉर्ट नोट अब जो बनाने थे बन गए हैं हमारे। अब हमें शॉर्ट नोट बनाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, हमें हाईलाइट करना है कि ये चीज मेरे से पूछी जा सकती है, यहाँ हमारे काम की चीज है। तो बायोलॉजी बहुत स्कोरिंग है, आराम से किया जा सकता है, लेकिन कुछ बच्चों के मन में भ्रम है कि मुझे बायोलॉजी आती है। इस भ्रम को मन से निकाल देना। ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट ऐसा है जिससे रेगुलर कमांड होनी चाहिए, ये लास्ट तक टच में रहना चाहिए। और यहाँ 360 आउट ऑफ 360 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप लोग 360 लाने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। अगर बायोलॉजी में 360 कर लिया तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। बायोलॉजी आपको मेडिकल कॉलेज के दौर पे लेके जाएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो जरूरी है ही। बुरा नहीं लगता है। ये भी जरूरी है। तो बच्चों, ये बायोलॉजी के टिप्स हैं, और आप अगर आज थोड़ा भी यहाँ से ग्रहण करते हैं। सर ये कहना चाह रहे हैं कि सिलेक्शन बायोलॉजी से है और रैंक फिजिक्स केमिस्ट्री से। बहुत बढ़िया। तो बच्चे तो दोनों के लिए तैयार। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। और इस तरीके से ये सब्जेक्ट को जो है बायोलॉजी, उसमें कैसे है, 1 मिनट बैठिए, 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट बैठिए जरा, कुछ पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। क्या हुआ, जोश कम हो गया क्या? ऐसे कैसे चलेगा? जोश तो बरकरार रहना चाहिए। हाथ आगे लगा लो आज, और उसको मारते रहो रोज, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं। और ये होना चाहिए, जब भी मजा आएगा। इतनी एनर्जेटिक और अनुभवी टीम से पढ़ रहे हो और ऐसे दिख रहे हो, बिल्कुल बढ़िया। हम भी तो लगे हुए आपके साथ, बिल्कुल। अच्छा सुनो, एक और बात, एक और चीज है जो उसको रिवील कर रहे हैं। तो नर्चर कोर्स को बताने के लिए मैं चाहूंगा हम सब लोग स्टेज पर आए, उसको मैं इनवाइट करूंगा। एजी सर, एजी सर, एक बार नर्चर कोर्स के लिए एजी सर को, यस। एलवी सर, एलवी सर, पीएल सर, पीएल सर, आशीष बंसल सर, आशीष बंसल सर, पीएल सर, अमित गोयल सर, सोनू गुलानी सर, एसपीएल सर, सोनू गुलानी
का टीचर चलिए। है क्या भाई? मोशन का टीचर है क्या? मोशन का है सब चलिए, एंथ्यूज कोर्स डिजाइन किया है और वो एंथ्यूज कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल से। चलिए देखिए, अभी आपको थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ेगा, आपके लेकर जो बात है उसको सुनने के लिए। में एक सेशन रहेगा इसका शाम को 6 बजे से 9 बजे तक और एक रहेगा रात को 9 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, और इसका पूरा शेड्यूल आपको मिलेगा, कौन कौन सा चैप्टर किस दिन होगा, कौन कराएगा, सारी चीजें रहेगी। आप ये देखिए कि हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपका कैसे भी करके बेनिफिट हो सके। नीट 2025 में क्या क्या कर सकते हैं हमने, बस वही बैठे बैठे सोचते रहते हैं। यस, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं YouTube की सीरीज का नाम नीट रैंक बूस्टर रखा है, इस नाम से आपको YouTube पर मिलेगा। तो सर्वम चैनल पर ही, और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हैं। हाँ जी, तो आज जितनी भी बातें आप सबको बताई, आपको समझाई, ये सब बातें अब आप लोगों को अपने रेगुलर दिनचर्या में लेके आना है और अपने अच्छे से अच्छे रिजल्ट की तरफ बढ़ना है। बच्चों, आपका अच्छा रिजल्ट सिर्फ आपका ही नहीं, आपके गुरुजनों का, आपके पेरेंट्स का, आपके परिवार वालों का, इनफैक्ट कोटा का गुरूर है और इस गुरूर को बनाना है, इसे हम सब मिलकर बनाएंगे। और आप लोग अब जुट जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। आप तैयार हैं, हम तैयार हैं, तो फिर जोश भी है, जुनून भी है और जीत भी मिलेगी। तो फिर आप जानते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इस प्रोग्राम को हम अंत करते हैं। और अब पहले सुन लीजिए, बॉयज रैंप से बाहर जाएंगे और गर्ल्स ये कूलर के पीछे से यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगी। तो यहाँ से पीछे इसका कार्ड था ना। देखिए, सर्वम ने डिसाइड किया है कि नर्चर और एंथ्यूज को इंडिया की सबसे बेस्ट टीम पढ़ाई थी। आप लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम जगहों पर नर्चर और एंथ्यूज के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं नए लोगों को ताकि वो लोग 5 साल ड्रॉप लें, उनको बिजनेस दें। सर्वम का मेन मोटिव है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला बच्चा जब नर्चर में एडमिशन ले तो 101% एंथ्यूज के साथ सेलेक्ट होकर निकल जाए। तो हम चाहते हैं कि आपके माँ बाप की जो हार्डन मनी है, जो मेहनत से कमाया पैसा है, वो वेस्ट ना हो और आप एक ही बार में यहाँ से ट्रेन करके निकल जाए। इसी मकसद से हम बेस्ट से बेस्ट टीमें उतारेंगे। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां। 11th तो 12th में कोचिंग इंडस्ट्री में पहली बार डायरेक्टर और सीनियर फैकल्टी पढ़ाने जा रहे हैं, नर्चर कोर्स और एंथ्यूज कोर्स। आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए, हमारा जोश कम नहीं होगा। आपका अपना सर्वम कैरियर इंस्टीट्यूट, आज से अपना सर्वम, अपना सर्वम। अच्छा, एक बात बताइए, अगर 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ हो रहा है, एक एक करके लाइन से चलेंगी, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी है, बाहर भी कुछ सरप्राइज आपका वेट कर रहा है। बॉयज